गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स पार्ट ऑफ स्पीच की सेकेंड क्लास लेके हाजिर हैं। जिन लोगों ने अभी तक फर्स्ट क्लास नहीं देखी, पार्ट ऑफ स्पीच की फर्स्ट क्लास अवश्य देख लें, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए हम चलते हैं सेकेंड क्लास पर। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास की सीरीज चल रही है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अमर स्टडी 20 चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों को भी शेयर करें। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन बेहद इम्पोर्टेंट कलेक्शन लेके आया हूँ। तो चलते हैं आज का सेकेंड क्लास ही लेके क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट ए मैन, व्हाट इज हियर? ऑप्शन फर्स्ट एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब, बी एक्सक्लेमेटरी नाउन, सी एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, डी नाउन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन होता है सी एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, जो नाउन से पहले प्रयोग किया गया है। वो व्हाट एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, द ग्रामेटिकल कैटेगराइज ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथन आर। पूछा गया है कि स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथन, इन वर्ड को पार्ट ऑफ स्पीच में क्या नाम दिया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन होता है ए। जो पहला स्ट्रेंथ है वो नाउन का कार्य कर रहा है, और सेकेंड जो स्ट्रेंथन है ये वर्ब है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए, नाउन एंड वर्ब। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, इट इज ए डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव which denotes a higher degree of the quality than the positive. It is used when two things or sets of things are compared. It is, जहाँ भी दो तरह के ऑब्जेक्ट प्रयोग किए जाएं, दो वस्तुएं हो सकती हैं, दो व्यक्ति हो सकती हैं, उनमें आपस में अगर कंपेयर कर लिया जाए, अगर ये कंपेयर किया जाता है तो निश्चित रूप से ये कंपेरेटिव डिग्री कही जाएगी। और इसमें दिखाया गया है कंपेरेटिव को, दो वस्तुओं को। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, कंपेरेटिव डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, इट इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी। इट इज यूज्ड व्हेन मोर देन टू थिंग्स और सेट्स ऑफ थिंग्स आर कंपेयर्ड। इट इज। साथियों, सबसे हाईएस्ट डिग्री की बात की जाए, द हाईएस्ट डिग्री, तो डिग्री तीन प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव साधारण डिग्री, कंपैरेटिव किसी से बेटर या अच्छा कहा जाएगा या बुरा कहा जाए, कंपेयर किया जाता है दो वस्तुओं में। और थर्ड होती है सुपरलेटिव, सबसे बेस्ट कहा जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, कंपैरेटिव नहीं, सुपरलेटिव डिग्री, द हाईएस्ट। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, which word is used for not much or hardly any? बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, नॉट मच जो बहुत ज़्यादा नहीं है, हार्डली बहुत मुश्किल है। करेक्ट ऑप्शन होता है लिटिल। लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, ज़्यादा नहीं, और ना के बराबर, बिल्कुल कहना चाहिए, बिट एक अंश, हल्का सा। और हार्डली भी कह सकते हैं उसको, बहुत कम मात्रा में। द ए लिटिल होता है कुछ ज़्यादा, द लिटिल कुछ कम, लेकिन जो है वो सब। तो करेक्ट ऑप्शन होता है ए, लिटिल। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, विच वर्ड हैज ए नेगेटिव मीनिंग? कौन सा वर्ड नेगेटिव मीनिंग देता है? करेक्ट ऑप्शन होता है लिटिल। ये नेगेटिव सेंस में जाता है, और ए लिटिल और द लिटिल हमेशा पॉजिटिव में जाता है, लेकिन नेगेटिव सेंस में नहीं जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन होता है लिटिल। लिटिल मतलब ना के बराबर, बिल्कुल नहीं। ए लिटिल मतलब बताया था कुछ, द लिटिल कुछ मतलब कम है, लेकिन जो है वो सब कुछ। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, विच वर्ड मीन्स सम
दो नॉट मच, ऐसा शब्द जो बताए कुछ लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अ लिटिल। करेक्ट ऑप्शन होगा बी, अ लिटिल। क्वेश्चन नंबर 48, विच वर्ड एज ए पॉजिटिव मीनिंग, जो पॉजिटिव सेंस दे, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, अ लिटिल। अ लिटिल हमेशा पॉजिटिव सेंस देता है। बताया था लिटिल निगेटिव सेंस में जाएगा और अ लिटिल हमेशा पॉजिटिव सेंस में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, विच वर्ड इज यूज्ड फॉर नॉट मच बट ऑल, देयर इज। बताया था कि ये बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन जो है वो सब। तो करेक्ट ऑप्शन होता है सी, द लिटिल। द लिटिल का मतलब है कम, ज़्यादा नहीं लेकिन जो है वो सब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, विच वर्ड इज यूज्ड फॉर नॉट मैनी हार्डली एनी, इट हैज़ ए निगेटिव मीनिंग। जो निगेटिव सेंस में जाएगा वो होता है फ्यू। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, which word is used for some, it has a positive meaning, it is also opposed to none। सम का जो अपोजिट माना जाएगा पॉजिटिव सेंस में भी होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन होता है बी, आ फ्यू। क्वेश्चन नंबर 52, विच वर्ड इज यूज्ड फॉर नॉट मैनी बट ऑल देयर आर, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन जो है वो सब। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, द फ्यू। क्वेश्चन नंबर 53, आ आर एन इज नोन एज, ये आर्टिकल हैं और ये दो तरह की आर्टिकल होती हैं, एक डेफिनेट का आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। तो ए और एन इनको कहा जाता है इनडेफिनेट आर्टिकल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, इनडेफिनेट आर्टिकल। द डेफिनेट आर्टिकल होती है निश्चित, इनडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, ए आर एन इज एन indefinite article because it usually leaves definite person or thing spoken of। Option B, it is usually leaves indefinite person or thing spoken of, it never leaves indefinite person or thing spoken of all। डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन होता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, इट इज एन आर्टिकल, इट इज नॉर्मली पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, इट इज डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, डेफिनेट आर्टिकल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 56,
द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन होता है डी। जो डेफिनेट आर्टिकल है सिंगुलर से भी पहले लगती है, प्लूरल नाउन से भी पहले लगती है, और अनकाउंटेबल हो उनसे पहले भी यूज कर सकते हैं, और डेफिनेट आर्टिकल होता है द। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, द बर्ड्स लाइक आवर ऑनेस्ट हेयर बिगिन विद वोवेल साउंड। फ्रेंड्स, ये एच बना है, ये साइलेंट है आवर में, और ऑनेस्ट में एच साइलेंट है, एयर में एच साइलेंट है, तो ये वोवेल साउंड कहा जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। एच साइलेंट रहता है, ओवर पढ़ा जाता है, ओवर, ऑनेस्ट। करेक्ट ऑप्शन हुआ ए, वोवेल साउंड। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, टू thin on self be true, he cares for nothing but self, he categorize of self in these sentence of the bird. There are three sentence, so in the screen categorize or self, एक करेक्ट ऑप्शन होता है डी, नाउन। सेल्फ यहाँ पे नाउन काम कर रहा है, यहाँ भी नाउन है और यहाँ भी नाउन है, तो नाउन का वर्क कर रहा है ये सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, आई लव माई सेल्फ, द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ माई सेल्फ इज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फ्रेंड्स, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद माई सेल्फ लिखा है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, माई सेल्फ को कैटेगराइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, प्रोनाउंस विच आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस आर कॉल्ड। करेक्ट ऑप्शन होता है एम्फेटिक प्रोनाउंस। करेक्ट ऑप्शन होता है सी, एम्फेटिक प्रोनाउंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, एम्फेटिक प्रोनाउंस आर आल्सो नोन एज एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस। एम्फेटिक प्रोनाउन को एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन के नाम से भी जाना जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन होता है ए। क्वेश्चन नंबर 62, सी हर सेल्फ सेज सो, हियर in this sentence herself is used as emphatic pronoun। करेक्ट ऑप्शन होता है ए, emphatic pronoun। जब हर सेल्फ को लगा दिया गया है सब्जेक्ट के तुरंत बाद, इसके बाद वर्ब है, एम्फेटिक होगा, और इसी हर सेल्फ को अगर सेज के बाद लगा दिया जाए तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन होता है ए। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, दिस प्रोनाउन refers to person or thing in a general way. It does not refer to any person or thing in particular. It is called definite pronoun, indefinite pronoun, सी पजेसिव प्रोनाउन, और डी होता है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन होता है बी, indefinite pronoun। क्वेश्चन नंबर 64, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, नन बट ए फूल विल डू इट, सम आर बोर्न ग्रेट। इन दीज सेंटेंस वन फर्स्ट सेंटेंस में, नन सेकेंड में, और सम आर यूज्ड। इन सबको यूज किया गया है डेफिनिट प्रोनाउन के रूप में, इनडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में, पजेसिव प्रोनाउन के रूप में, और नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन होता है बी, इनडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में।
वन, नन, सम इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में इनको यूज किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। सम बॉयज आर इंटेलिजेंट, आई विल टीच यू वन डे। हियर द यूज ऑफ सम एंड वन इज ऑफ फ्रेंड्स। यहाँ पे फर्स्ट में सम और सेकेंड में वन, इनको यूज किया गया है एज ए एडजेक्टिव के रूप में। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 66, ईच, आइदर एंड नाइदर रेफर टू पर्सन्स आर थिंग्स वन एट ए टाइम। दे आर ऑलवेज सिंगुलर एंड फॉलोड बाई द वर्ब इन द सिंगुलर। दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। करेक्ट ऑप्शन होता है ए, ईच, आइदर, नाइदर, इन सबको यूज किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। हुएवर, हुज, हुजेवर, व्हिचएवर, whatever are the instance of compound relative pronoun। इन सब का यूज किया जाता है कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। तो करेक्ट ऑप्शन होता है डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। वर्ब कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड वर्बम। वर्ब शब्द को लिया गया है लैटिन वर्ड से। ये लैटिन शब्द है वर्ब, जो वर्बम का है। तो लैटिन शब्द वर्बम। करेक्ट ऑप्शन होता है ए, वर्बम से लिया गया है शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, इट इज ए वर्ब दैट डेनोट्स एन एक्शन विच पासेस ओवर फ्रॉम द डूयर और सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट। दिस वर्ब इज ए ट्रांजिटिव वर्ब। करेक्ट ऑप्शन होता है ए। क्वेश्चन नंबर 70, इट इज ए वर्ब दैट डेनोट्स एन एक्शन विच डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट एट एक्सप्रेसेस ए स्टेट और बीइंग। दिस वर्ब इज। करेक्ट ऑप्शन होता है बी, एन इनट्रांजिटिव वर्ब। जिस वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो इनट्रांजिटिव वर्ब होती है, और जिसका कोई ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, सकारात्मक क्रिया, और इसको कहते हैं नकारात्मक क्रिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। ऑप्शन फर्स्ट में आई रैन ए रेस, आई स्लीप, देयर इज ए फ्लो इन मी। हियर द वर्ब्स रैन, स्लीप एंड इज शो। करेक्ट ऑप्शन होता है ए। रन शब्द जो है वो एक्शन वर्ब है, स्लीप स्टेट वर्ब है, और इज जो है बीइंग वर्ब है। तो करेक्ट ऑप्शन होता है ए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला जारी है साथियों, बने रहिए हमारे साथ। और वीडियो को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट भी करें आपको ये क्लास कैसी लग रही है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। मूड्स इन ग्रामर आर। डिफरेंट मूड्स आर मैनर्स इन विच ए वर्ब मे नॉट बी यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन। ऑप्शन बी, डिफरेंट मूड्स आर मैनर्स इन विच ए नाउन may be used to express an action. Option C, different moods or manner in which a verb may be used to express an action. None of these. Correct option होता है C, different moods or manners in which a verb may be used to express an action. Question number 73. The infinitive is the base of a verb often preceded by to। infinitive वर्ब to से प्रोसेसिस किया जाता है।
कोई वर्ब है, अगर टू लगा के मैंने लिख दिया गो, तो ये वर्ब हो गई कैसी? इन्फिनेटिव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 पर। टू एयर इज ह्यूमन, मतलब भूल करना या गलती करना मनुष्य का काम है। टू एयर इज हियर इंडेफिनिट इन्फिनेटिव, इट इज, ये इन्फिनेटिव दर्शाता है, एयर से पहले टू लगा है तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, आई लव टू डांस, टू डांस इज हियर इन्फिनेटिव, इट इज, ये काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का, और ये टू इन्फिनेटिव एक इन्फिनेटिव वर्ब है टू डांस, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, इस लव वर्ब का ऑब्जेक्ट है टू डांस। क्वेश्चन नंबर 76, हिज कस्टम इज टू राइट डेली, टू राइट इज हियर इन्फिनेटिव, इट इज, टू राइट इज हियर इन्फिनेटिव, इट इज कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब। इस सेंटेंस का ये कंप्लीमेंट है, क्योंकि इसके बगैर जो है ये सेंटेंस पूरा नहीं होता, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, टू राइट कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब। क्वेश्चन नंबर 77, सी इज अबाउट टू लीव इज इन्फिनेटिव, हियर इट इज सब्जेक्ट ए प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट टू ए वर्ब, सब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 78, आई हैव नो चॉइस बट टू क्वाइट, टू क्वाइट इज इन्फिनेटिव, हियर इट इज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, और करेक्ट ऑप्शन होता है ए, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, व्हेन इन्फिनेटिव इज यूज्ड टू क्वालिफाई ए वर्ब, आई ईट, टू लिव, or an adjective, bananas are good to eat, it is called the gerundial or qualifying infinitive, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, द gerundial infinitive donate does the work of an adverb when it is used to qualify a verb, I eat, to live, or to qualifying an adjective, bananas are good to eat, when it is used to qualify a noun, this house is to let, it does not does the work of an adjective, तो करेक्ट ऑप्शन होता है ए। क्वेश्चन नंबर 81, फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। सो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।